हेलो एवरीवन, परमाइएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पता है जैसा कि हम लोग करंट अफेयर्स जो है परमाइएस का जो एनुअल करंट अफेयर्स है उसमें स्टेट न्यूज़ कर रहे थे। कुछ स्टेट न्यूज़ कल रह गया था, आज उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है गवर्नमेंट स्कीम पे जो है आगे बढ़ेंगे। तो कल जहाँ तक हम लोगों ने किया था उसमें अगला जो टॉपिक रह गया था वो ये है 26 नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूथ लीडरशिप कैंप इन ईटानगर। अभी हाल में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में 26वां नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता जो है नेतृत्व कैंप लगाया गया है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। तो आप इसको याद रखकर पूछ सकते हैं आपको 26 नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूथ लीडरशिप कैंप इन ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी में। ठीक है, ये 26वां राष्ट्रीय एकता एवं युवा, ठीक है, अखंडता कैंप लगाया गया कहाँ? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। तो इससे आपसे क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको आप इसमें से याद रखेंगे। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल में रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने होम स्टेट गिरिराज, ठीक है, गुजरात में जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस हब जो है स्टैब्लिश किया, उसका इनॉग्रेशन किया। कहाँ पे? सूरत में, है ना। ये डायमंड बोर्ड्स नाम दिया गया इस ऑफिस का। अभी तक दुनिया में इससे बड़ी सबसे बड़ा जो ऑफिस होता था वो कहाँ पे होता था? अमेरिका में होता था। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी कहाँ पे? खाजोड़ विलेज, सूरत के खाजोड़ विलेज में है ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस, दुनिया का सबसे बड़ा जो है वाणिज्यिक कार्यालय हब है। टेकिंग इट इज द ओवर द अल्सवाइज टॉप पोजिशन, है ना। ये अभी तक जो है दुनिया का सबसे बड़ा है, इससे पहले अमेरिका में था। इट विल ऑल्सो बी ए ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिंग बोथ रफ एंड पॉलिश डायमंड एज वेल एज ज्वेलरी, ठीक है ना। आपको पता है सूरत में जो है डायमंड कैपिटल माना जाता है, वहाँ पे जो है डायमंड्स के बहुत सारे काम होते हैं। तो ये जो सेकंड जो इसके साथ जुड़ा हुआ एक फीचर्स है, इट विल ऑल्सो बी ए ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिंग बोथ रफ और पॉलिश किए हुए हीरे के लिए जो है ज्वेलरी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है। अब इसमें दो तीन चीज़ याद रखनी है, इसमें कितना है अभी? इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग एट इज हाउसेज ओवर 4500, है ना। 4500 इंटरकनेक्टेड ऑफिस है, सोच सकते 4,500। तो अगर आप लोग गूगल करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा, एक लाइन से जो है ऑफिस बने हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है कॉर्पोरेट ऑफिस हब कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ? अभी गुजरात के सूरत में, ठीक है। उसकी उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल में किया है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये रहने दीजिए, ये उतना इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट्स है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ठीक है, इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ठीक है, सिटी स्टैब्लिश किया जाए। यूपी टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इन लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दुनिया का सबसे पहला जो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश इंडिया लार्जेस्ट स्टेट इज सेट टू स्टैब्लिश द कंट्री फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इन लखनऊ। आपको पता है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपको पता है क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? बताओ। इसको कृत्रिम बौद्धिकता कहते हैं हिंदी में। सब कुछ जो होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो दुनिया अभी इंडिया में सबसे पहला जो सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कहाँ स्टैब्लिश हुआ? यूपी की राजधानी लखनऊ में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। अगला हम लोग आते हैं, जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेट न्यूज से, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस, अभी हाल में, ठीक है, पहला ओडिया विश्व ओडिया सम्मेलन जो है, फर्स्ट वर्ल्ड ओडिया भाषा का पहला जो है कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? आपके उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ है। कहाँ पे? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। फर्स्ट वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। किसने होस्ट किया इसको? भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर ने इसको जो है होस्ट किया है। ओडिया इज ए लैंग्वेज स्पोकन इन द स्टेट्स ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का आपको पता है कि ये स्टेट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इसका, ठीक है ना। और ये जो है इंडो आर्यन फैमिली से आता है, इट इज एन इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली, ठीक है। द ओल्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिटन ओडिया लैंग्वेज कहाँ पाया जाता है भाई? मादाला पांजी, एक रजिस्टर है ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, जो पूरी उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ टेम्पल है, उसके रजिस्टर में जो है सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म हमको जो है देखने को मिलता है, ठीक है ना। सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म कहाँ देखने को मिलता है? उड़ीसा में देखने को मिलता है, जगन्नाथ मंदिर में देखने को मिलता है, ठीक है, पुरी में जो मंदिर है। तो आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला जो है, वर्ल्ड का पहला जो है ओडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है, तो आप कहाँ पे होगा? भुवनेश्वर में, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि हाल में जो है रिसेंटली मेघालय लाकडोंग टर्मेरिक हैज बीन अवॉर्डेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये नाम दे देगा आपको, लाकडोंग टर्मेरिक किस राज्य का जो है, ठीक है, इंडिजिनस प्रोडक्ट है। तो ये कहाँ का हो जाएगा आपको बताइए? नागालैंड का। कहाँ का है बाबू? कहाँ का है? सॉरी, मेघालय का। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट वेराइटीज ऑफ टर्मेरिक, है ना। ये अभी तक हल्दी की जितनी भी वैरायटी मानी जाती है दुनिया में, उसमें सबसे अच्छी में से एक है, ठीक है। और ये मेघालय का इंडिजिनस प्रोडक्ट है। अभी हाल में इसको जो है क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया। इट इज फाउंड इन लाकडांग एरिया ऑफ, है ना, जयंतिया हिल्स हैज हाई सरक्यूमिन काउंटिंग। ये जो है सरक्यूमिन जो है एक तरह का इसमें कंटेंट होता है, ठीक है।
और इसमें बहुत, जिस हल्दी में सबसे ज़्यादा सरक्यूमिन होता है उसको माना जाता है कि बहुत अच्छे क्वालिटी का है। तो अभी हाल में मेघालय में जो है लाकाडोंग टर्मेरिक को जो है जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। क्या वो प्रोडक्ट्स होता है, जैसे आप देख लो लहसुन में क्या होता है, सल्फर होता है, ठीक है ना। उसी तरह का एक केमिकल होता है जो ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा माना जाता है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट होगा, मेडिसिनल एक कंपोनेंट है, वो सबसे अच्छा हल्दी माना जाता है। तो सरक्यूमिन सबसे ज़्यादा होता है इसमें, इसीलिए इसको जो है अच्छे क्वालिटी का टर्मेरिक माना जाता है, ठीक है ना। आपको बस ये याद रखना है लाकाडोंग जो टर्मेरिक है वो किस स्टेट का है, वो मेघालय का है। रिसेंटली इसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, ठीक है ना। अगला है गुजरात विल स्टार्ट द कंट्रीज फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म। अभी जो है गुजरात ने, अभी गुजरात भारत का पहला राज्य बना है जिसने सबमरीन टूरिज्म के लिए जो है, ठीक है, अभी हाल में जो है किसका क्या है, उसने जो है एक मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के साथ एक एमयू साइन किया है। अभी आने वाले समय में गुजरात जो है वहाँ के लोगों को या टूरिस्ट को जो है सबमरीन समय पनडुब्बी के जरिए जो है समुद्र के अंदर में क्या चीज़ें होती है उसकी टूरिज्म करवाने वाला है, ठीक है ना। द प्रोजेक्ट विल स्टार्ट बाय नवंबर 2024 से स्टार्ट होने वाला है। इसमें ये होगा कि जो भी टूरिस्ट होंगे उनको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे और उनको बैठा करके पनडुब्बी में समुद्र के 100 मीटर नीचे ले जाया जाएगा और अंदर का जितना भी लाइफ है, मैरीन लाइफ है, उसको दिखाया जाएगा, ठीक है ना। आंखों देखा जो है उसका विजुअल जो है उसको दिखाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़, दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये जो सबमरीन जो है सी ओर ऑफ द्वारका, द्वारका जो आपको पता है कि भगवान कृष्ण की नगरी मानी जाती थी पहले, लॉर्ड श्री कृष्णा, वहाँ के क्षेत्रों में जो है इसको टूरिस्ट को बैठा करके 100 मीटर नीचे ले जा करके, ठीक है, और अंदर का जो मैरीन लाइफ है उससे उसका दर्शन करवाया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन इसमें बन सकता है अब कि हाल में कौन सा स्टेट है जिसने देश का पहला सबमरीन टूरिज्म को बढ़ावा देने का जो है उसके लिए समझौता किया है, मजगांव डॉकयार्ड के लिए। तो किसे किया है, गुजरात, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टेट न्यूज से जो आपको पूछा जा सकता है। अगला है गुजरात इमर्ज एज इंडिया पेट्रोल कैपिटल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुजरात में आपको पता है जामनगर, पता है जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा ऑयल रिफाइनरी है। तो इसी सब चीज़ों की वजह से जो है ना, विद द वर्ल्ड लार्जेस्ट गैस रूट ऑयल रिफाइनरी इन जामनगर एंड ओपीएल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एट दाहेज, भरौच में पड़ता है गुजरात के, ठीक है ना। इन सब चीज़ों की वजह से गुजरात को जो है इंडिया का पेट्रो कैपिटल का दर्जा मिला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का पेट्रो कैपिटल का दर्जा किसको मिला है भाई, गुजरात स्टेट को मिला है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट कौन सा है इंपॉर्टेंट। चलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वाला, हाँ बस स्टेट न्यूज़ में यही सब इंपॉर्टेंट था जो हम लोगों ने किया, ठीक है। अब हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स पे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इससे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको बहुत अच्छे से जो है सारे पॉइंट्स को समझना है, देखना है, ठीक है। तो चलिए गवर्नमेंट स्कीम आज शुरू कर रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला स्कीम दिया हुआ है मिशन कर्मयोगी, ठीक है ना। क्या नाम है भाई इस स्कीम का, मिशन कर्मयोगी। ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक स्कीम है मिशन कर्मयोगी। ये है क्या भाई, मिशन कर्मयोगी है, इसका फुल फॉर्म नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग NPCSAB एम्स टू पर, है ना, एम्स टू प्रिपेयर सिविल सर्वेंट। यहाँ से आप लोग इसको नोट करेंगे, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग एनसीपी एम्स टू प्रिपेयर सिविल सर्विसेज ऑफ द फ्यूचर बाय मेकिंग देम मोर क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड इनोवेटिव थ्रू ट्रांसपेरेंसी एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारे सिविल सेवक हैं उसको ज़्यादा टेक्नोक्रेट बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाने के लिए और उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये जो है मिशन कर्मयोगी प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया है, ठीक है। और ये कब शुरू हुआ है भाई, ये 2 सितंबर 2020 में शुरू हुआ है योजना, ठीक है। सितंबर से ये जो है 2 सितंबर 2020 में, ठीक है, ये जो है मिशन कर्मयोगी जो है शुरू किया गया था, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सिविल सर्वेंट्स को आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के प्रति जो है उसको तैयार करना। क्योंकि आपको पता है कोई भी अगर सिविल सर्वेंट्स है, अगर उसको टेक्नोलॉजी नहीं आती, बहुत सारी आज सोशल साइट्स का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अगर आपको नहीं आता है तो आप जो है सही से अच्छे से अपना जो है इफिशिएंसी नहीं बढ़ा सकते, एफिशिएंट होकर ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। तो सिविल सर्वेंट को ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली और वर्ल्ड के जो चुनौतियाँ हैं अभी प्रेजेंट में उससे निपटने के लिए 2 सितंबर 2020 को मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई। तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिशन कर्मयोगी किससे जुड़ा हुआ है, तो ये सिविल सर्वेंट से जुड़ा हुआ है। उद्देश्य क्या है इसका भाई, कि सिविल सर्वेंट को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है, मोर एफिशिएंट बनाना है, ठीक है। और इसका इनॉग्रेशन कब हुआ है, 2 सितंबर 2020 को हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, गवर्नमेंट स्कीमें, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। पहले इसका नाम जो है सिर्फ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन था, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया। 2011 में जब शुरू किया गया था इसका नाम क्या था बाबू, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन नाम था। 2015 में जो है इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, दीनदयाल
अंत्योदय योजना। अंत्योदय का मतलब क्या होता है, जो सबसे पिछले पायदान पे है, सबसे गरीब है, ठीक है, उसको जो है मुख्य धारा में लाना, उसकी गरीबी को खत्म करना, उसको ऊपर उठाना। तो इसका नाम जो है आपको पता है कि जनसंघ के बहुत बड़े लीडर थे दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, उनके नाम पे जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, इसका नाम नेशनल रूरल जो लाइवलीहुड मिशन था उसका नाम के आगे दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया है, ठीक है। और इस योजना में देखो पूछा जा रहा है इसमें कि आजीविका, यहाँ पे देखना दीनदयाल अंत्योदय योजना सर्व एज ए फंडामेंटल पॉवर्टी, ये गरीबी, ये चीज और इंपॉर्टेंट है कि ये गरीब निवारण कार्यक्रम है ना, पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम्स है, ठीक है, गरीबी को खत्म करना सेंट्रल गवर्नमेंट की ओरिजिनली इंट्रोड्यूस एज द आजीविका, है ना। सबसे पहले जो शुरू किया गया था आजीविका को ही नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन भी कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था और इसकी नोडल एजेंसी कौन था जी, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये भी आपको याद रखना है, ये जो आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है, ठीक है। अब इसमें किया दिस प्रोग्राम रिप्रेजेंट एंड इनहेंस इटरेशंस ऑफ द फॉर्मर स्वर्ण जयंती ग्राम समाज स्वराज योजना। इसमें भी दो तीन चीजें याद रखिएगा कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगार योजना SGG भाई, इसी को जो है बाद में नाम चेंज के नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन नाम दे दिया गया था, ठीक है। तो इससे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके यही बन सकते हैं कि जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, यानी इसको जिस नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कहते हैं, ये योजना किसका है, ये सबसे पहले कहलाता था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। इसी योजना को बाद में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है गरीबी को खत्म करना। इसको चलाने वाली एजेंसी कौन है, कौन सा मंत्रालय इसको जो है, ठीक है, रेगुलेट करता है या चला रहा है, रूरल, है ना, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है इसका नोडल मंत्रालय है। अगला है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, एक राज्य एक जिला एक उत्पाद। ये बेसिकली पता है आपको कि किस राज्य की, ये शुरू में बेसिकली उत्तर प्रदेश सरकार की योजना थी कि हर कितने जिले हों यूपी में, टोटल यूपी में जो जिले हैं वो कितने हैं, 75 जिले हैं, उन हर 75 जिलों को, ठीक है, उसके प्रोडक्ट को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए और उस जिले की पहचान स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च किया था, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट देख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे आपको पता है बनारस के लिए साड़ी फेमस है, फिरोजाबाद की चूड़ी फेमस है नहीं, कन्नौज का इत्र फेमस है। तो उसी तरह से यूपी सरकार ने अपने पूरे जिलों के, जो राज्य के जितने भी जिले हैं उसके लिए ये योजना लागू की थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी जो है उत्तर प्रदेश की इस योजना को जो है सेंट्रल लेवल पे जो है लागू कर दिया। अभी हाल में जो है नोडल मिनिस्ट्री, अभी दो तीन चीज़ें याद रखना आपको, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मतलब समझ गए आप कि हर जिले में जो सबसे लोकप्रिय उत्पाद होगा उसको पॉपुलर बनाना है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी शुरू कर दिया इसको कि भारत में जितने भी जिले हैं सब जिलों में योजना लागू हो जाए। अगर आप जाएंगे राजेंद्र नगर स्टेशन पे तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से बहुत सारे जो है प्रोडक्ट वहाँ पे स्टॉल बना के वहाँ पे बेचा जाता है। तो यहाँ पे देखोगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ऑरिजिनेटेड इन जापान एज ए स्ट्रेटजी फॉर रीजनल डेवलपमेंट। ये जापान से लिया गया, बेसिकली जापान में ये योजना लागू की जाती थी, ठीक है ना। एग्जाम्पल जारी जारदोई, एम्ब्रायोटी ऑफ भोपाल, ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया गया। नोडल मिनिस्ट्री कौन है इस योजना की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो नोडल मिनिस्ट्री है कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये केंद्र सरकार जो है इसको स्पॉन्सर करती है और इसमें 60 और 40 का रेशियो है। 60 रुपये जो है गवर्नमेंट खर्च करती है और 40 रुपये स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी इस योजना पे। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ट्रांसफॉर्म ईच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इनटू एन एक्सपोर्ट हब बाय प्रमोटिंग इट्स स्पेशलाइज प्रोडक्ट। बहुत ही अच्छा योजना है। अगर सोचो कि भारत में जितने भी जिले हैं सारे जिलों में योजना लागू कर दिया है तो कि हर जिले का कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है इंडिया में और वर्ल्ड में जो है पॉपुलर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी सोच सकते हैं कि आपके जिले में कौन सा सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है, उससे अंदाजा लगाइए कि जो प्रोडक्ट आपके जिले में बहुत पॉपुलर है तो वो जैसे गया के लोग होंगे तो उसके लिए क्या होगा, तिलकुट वहाँ का फेमस है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें फेमस होगी, ठीक है। चलो अगला योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना जो है ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है और ये किसके लिए है जी, ये महिलाओं के लिए है, ये महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है, महिलाओं के लिए है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो महिलाएं होती है, जो सॉरी बच्चियां होती है, जो लड़कियां होती है, उसकी जो शिक्षा होती है, उसकी शादी में जो चुनौती होती है, दहेज की चुनौती होती है, उन सब से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो है लाडली लक्ष्मी योजना लॉन्च की है। इसमें आपको दिख रहा होगा 6 क्लास में 2000 मिलती है, जैसी बच्ची 9वीं क्लास में जाती है 4000 जो है स्कॉलरशिप मिलने लगती है, 11th में जाने के बाद 6000 छात्रवृत्ति मिलती है और जो है 12वीं में जाने के बाद 6000 छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है ना। तो ये जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, बेटियों की पैदाइश को
अभिशाप ना मान के, ठीक है, सौभाग्य समझना चाहिए, उसको प्रमोट करने के लिए जो है ये लाडली लक्ष्मी योजना लॉन्च की है। ये 2017 में योजना लॉन्च की थी। कब हुई है? ये 2017 में ये योजना जो है लॉन्च की गई थी। ये आपको याद रखना है। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार की है। 2017 में इसको जो है शुरू किया गया था ताकि जो बच्ची है उसकी आर्थिक सहायता की जा सके, ठीक है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है इसमें, ठीक है, और स्टेट एंड टू असिस्ट देम ड्यूरिंग देयर एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव टू द स्कीम इज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स। दिस स्कीम वाज आल्सो लॉन्च इन मई 2000, ठीक है, 2007 में नहीं होना चाहिए इसको, ठीक है ना, 17 में। अब प्रिंटिंग मिस्टेक होगा ये, ठीक है ना, इसको 17 कर देना, ठीक है ना, 2017 हो जाएगा ये, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा आपका, गलती से प्रिंट हो गया होगा, ठीक है ना, इसको 2017 कर देना आप लोग, ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, बेटियों के लिए है ये, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अगला आपका श्रमेव जयते योजना, ठीक है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिख रहे होंगे। श्रमेव जयते योजना जो है हमारे देश के जो श्रमिक हैं, जो लेबर हैं और लेबर लॉ है उससे संबंधित है। जो वर्कर्स हैं जो बाहर जाके काम करते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है ना, उनको जो है एक समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, इसके साथ साथ 2-3 चीजें, श्रमेव जयते योजना जो लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च द पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। कब किया गया? ये 16 अक्टूबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है जी? इसका उद्देश्य यह है कि इस योजना में जो है जो लेबर लॉ है उसको रिफॉर्म करना, ठीक है, और जो मजदूर है उनको जो है सुरक्षा प्रदान करना उनके शोषण से, ठीक है। तो इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है आपको। ये शुरू कब हुआ है? दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 को, ठीक है ना। कहाँ पे? विज्ञान भवन दिल्ली में। ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का जी? टू इंप्रूव द लेबर लॉज एंड इंप्रूव लेबर प्रोसेस। लेबर लॉ और लेबर प्रोसेस को जो है सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है ना। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने श्रम सुविधा पोर्टल भी लॉन्च किया है। जो श्रमिक होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उसके लिए श्रम सुविधा पोर्टल शुरू किया है। और इसमें जो है एक न्यू लेबर इंस्पेक्शन स्कीम भी जो है शुरू किया है, ठीक है ना। ये सारी जो है इसी योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी ने जो है शुरुआत की है। तो आपसे पूछा जा सकता है 2000 वही दिया हुआ है, एक मिनट सर्च कर लिया, देखा सर्च कर लिया है ना। ये 2007 में शुरू हुआ है ये, ठीक है। इसको देख लेना, अगर 7 में हुआ है तो 7 कर लेना, ठीक है, कंफर्म कर लेना आप लोग। ऐसा हो भी सकता है कि बहुत लंबे समय तक शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। कंफर्म हो ना? चेक कर लिया है ना? एक मिनट रुक जाओ। इसको देख लेते हैं, क्योंकि जो लोग देखेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो उसको गलत नहीं होना चाहिए। कंफर्म कर लिया ना? 2007 है तो ठीक है। ये जो देख रहे थे लाडली लक्ष्मी योजना, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, एयर नहीं पूछेगा, ठीक है ना, उसका टेंशन भी नहीं लेना है सब। बस ये लाडली लक्ष्मी योजना पूछ सकता है किस राज्य सरकार का है, एयर नहीं पूछेगा कि कहाँ शुरू। बिहार सरकार की कोई योजना होती है जिसमें एयर पूछ लेता है। 2007 ही होगा, 17 नहीं होगा, 2007 ही कर लेना आप लोग, ठीक है। 2007 ही है इसमें, 17 नहीं है, ठीक है। अगला देखो श्रमेव जयते योजना। अगला जो है श्रम बता दिया मैंने कि जो है श्रम लेबर लॉ में सुधार करने के लिए, ठीक है, लेबर लॉ में सुधार करने के लिए श्रमेव जयते योजना जो है शुरू किया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। कब शुरू हुआ ये? 16 अक्टूबर 2014 को ये शुरू किया गया, ठीक है। श्रम सुविधा पोर्टल भी शुरू किया गया। अगला आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है केंद्र सरकार की योजना है जो देश के 112 जिलों में जो है शुरू किया गया, ठीक है ना। ये जो आप देखोगे अभी हाल में, ठीक है, नीति आयोग लॉन्च किया क्या? संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान क्या है जी? ये 3 मंथ का कैंपेन है जो 4 जुलाई से शुरू होगा और 30 सितंबर 2024 तक चलेगा, ठीक है ना। इसमें क्या है? टू अचीव सैचुरेशन ऑफ 6 के, इसमें जो है 6 इंडिकेटर्स हैं जो जिले हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में। इसमें 6 इंडिकेटर्स हैं, 6 संकेतक हैं, ठीक है ना। उन 6 संकेतकों को पूरा करना, उसमें सैचुरेशन लाना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा होगा 6 की एस्पिरेशनल। अभी हाल में एक चीज और देखोगे कि जो इंडिकेटर है वो एस्पिरेशनल ब्लॉक अक्रॉस द कंट्री। पहले ये क्या डिस्ट्रिक्ट में था, अब क्या हो गया? अब ये ब्लॉक में भी लागू कर दिया गया, ठीक है ना। तो इसमें जो अभी हाल में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम
ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक योजना है, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। और ये शुरू कब हुआ है जी, कोई बता सकता है? स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब शुरू हुआ है, बताओ। ये जो आपको पता है 112 जिलों इसमें लिखा हुआ है, 112 डिस्ट्रिक्ट, और क्या है इसमें 500 ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। 500 ब्लॉक में और 112 जिलों में जो है स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है शुरू किया गया था, ठीक है। इसके आगे भी हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम के बन सकते हैं। ये 6 इंडिकेटर्स है, ये याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसके जो इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सा क्षेत्र है जिसपे काम करना है। एजुकेशन हो गया, ठीक है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, सिंचाई और कृषि, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब ज़्यादातर लोगों को जो है अकाउंट खुलवाना, बैंक का खाता खुलवाना, उसको जो है ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट से जोड़ना, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, उसको 5% वेटेज दिया गया है, लोगों को जो है स्किल देना, अगर किसी को कुछ नहीं आता काम करने के लिए उसको ट्रेनिंग देना ताकि वो जो है उसके अंदर स्किल आ जाए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट है या ब्लॉक है उसमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, यही सब तो होता है, स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। एजुकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज एजुकेशन को दिया गया 30% और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को दिया गया 30%, ठीक है ना। उसके बाद घटते हुए है, तो आपको याद रखना है एरियाज ऑफ जो फोकस है स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का कौन है, वो 6 एरिया है, 6 एरिया का याद रखना है। शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत संरचना, ठीक है ना। और ये इसमें 2-3 चीज़ें याद रखना है, इसमें कहाँ कहाँ चल रहा है। 112 जिलों में जो चल रहा है तुम्हारा स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स, और 500 ब्लॉक में कौन सा चल रहा है, ब्लॉक वाला प्रोग्राम, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लॉन्च इन जनवरी 2018, ये जो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है कब लॉन्च हुआ है, 2018 में हुआ है, और ये जो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वाला है 2023 में हुआ है, ठीक ना। अब इसका उद्देश्य क्या है जी, ट्रांसफॉर्म 120 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री क्विकली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। और इसमें क्या है जी, सैचुरेशन ऑफ एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज इन 500 ब्लॉक, ठीक है। बाकी फोकस एरिया इसमें दिया हुआ है आपको, ये आप ऊपर भी मैं बता चुका हूँ, ये सब देख लेना आप। चलो अगला जो इंपॉर्टेंट है पीएम सूरज एंड नमस्ते स्कीम। अभी हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया है। ये पीएम सूरज पोर्टल क्या है भाई, ठीक है ना। अभी हम लोग देखेंगे ये प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान कहाँ चला गया, यही था ना, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण, ठीक है ना। ये पोर्टल है, क्या है ये पोर्टल। अभी हाल में प्रधानमंत्री ने पीएम सूरज, तो आपसे पूछ सकता है कि पीएम सूरज क्या है, व्हाट इज पीएम सूरज, क्या है ये पीएम सूरज। ये एक तरह का पोर्टल है, प्रधानमंत्री ने हाल में रिसेंटली जो है पीएम सूरज, इसका खुद फॉर्म प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा एंड, ठीक है, रोजगार आधारित जन कल्याण सूरज नेशनल पोर्टल ऑनलाइन एम टू ऑफरिंग क्रेडिट सपोर्ट टू द मार्जिनलाइज सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। इसमें जो समाज के सबसे वंचित वर्ग है उनको अपने रोजगार स्थापित करने के लिए या कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए, ठीक है, सरकार क्या कहेगी भाई, उसको जो है फाइनेंस करेगी, ठीक है, उसको ऑनलाइन जो है फाइनेंस करेगी। इसमें थोड़े बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है। द पीएम डिस्ट्रीब्यूटेड आयुष्मान हेल्थ कार्ड, इसी के साथ साथ इस स्कीम में जो है प्रधानमंत्री ने जो मैनुअल स्कैवेंजर्स का काम करते हैं, जो साफ सफाई करते हैं, गड्ढे में उतर के काम करते हैं, उसके लिए जो है आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। और उनको जो है अपनी सुरक्षा के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसको कहते हैं पीपीई, है ना, पीपीई किट। आपको पता है कि बहुत सारी सफाई कर्मचारी जो है गड्ढे में सफाई करते वक्त चले जाते हैं और उसमें बहुत सारी पॉइजनस गैस निकलता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो उससे बचने के लिए इस तरह का किट आता है, पीपीई किट बोलते हैं, वो भी जो है प्रधानमंत्री ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे देखोगे ये जो पूरा चीज़ हुआ है उसको नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नमस्ते, आपसे पूछ सकता है कि नमस्ते योजना क्या है, ठीक है ना। तो नमस्ते योजना को दे देगा आपसे कि नमस्ते योजना जो है एक कोविड के समय था ना भाई, नमस्ते, हाथ नहीं मिलाना नमस्ते, तो दे देगा, तो वो मत लगा देना। नमस्ते योजना जो है जो मैनुअल स्कैवेंजर्स करते हैं, साफ सफाई करते हैं,
उन लोगों के लिए शुरू किया गया है, ताकि वो जो है मैनुअली काम ना करें, उसके लिए मशीन होगा, जो भी काम होगा साफ सफाई का उसमें मशीन का यूज किया जाएगा, ठीक है, ताकि उसकी सुरक्षा हो। उसको कहते हैं नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जो है इस योजना को भी हाल में, अब यहाँ पे देखो पीएम सूरज के बारे में देख लेते हैं। द पीएम सूरज नेशनल पोर्टल एम्स टू अपलिफ्ट द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोवाइड क्रेडिट असिस्टेंस, उसको जो आर्थिक सहायता दे करके जो है उनको अपने उद्यम स्थापित करने के लिए जो है ये किया जाएगा। और इसके तहत टोटल कितने 1 लाख उद्यमियों को जो है, ठीक है, रोजगार के लिए जो है आर्थिक सहायता दी जाएगी। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड इट्स डिपार्टमेंट। ये पीएम सूरज पोर्टल है, ये जो योजना को लॉन्च कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड इट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नमस्ते स्कीम के बारे में देख लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि कैसे साफ सफाई कर रही है लोग हाथ से। अब जब मशीन आ जाएगी तो ये मैकेनाइज तरीके से होगा, हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, गड्ढे में उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तो नहीं पता, दिल्ली में बहुत सारे न्यूज़ आते हैं कि सफाई कर्मचारी घुसा बेचारा सीवर में साफ सफाई के लिए और वहीं पे जो है वहीं के वहीं रह जाएगा, डेथ हो गई उसकी, ठीक है। तो इनको रोकने के लिए जो शुरू किया गया है ये नमस्ते स्कीम है, वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना। क्या है बाबू? ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। The Namaste scheme is a central sector scheme for formulated in 2022 by the Ministry of Social Justice and Empowerment। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये नमस्ते योजना है इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन से है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, दोनों है ये, ठीक है। दो मिनिस्ट्री का जो है ज्वाइंट जो है इनिशिएटिव है, कौन से? नमस्ते, ठीक है। और नमस्ते का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ। इसका उद्देश्य क्या है जी? टू इंश्योर सेफ्टी, डिग्निटी एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स फॉर द अर्बन सैनिटेशन वर्कर्स। बिल्कुल सही बात है, ये उसकी गरिमा से भी जुड़ा हुआ है। अगर कोई वर्कर्स जो है इतनी गंदगी आपकी साफ करता है, उसको भी ये अधिकार है कि वो अपना जीवन जो है जोखिम में ना डाले, ठीक है। और अगर आज के 21वीं सदी में आप रह रहे हैं, वहाँ पे आपके पास मशीन नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको मैनुअली उतरना पड़ता है। आप लोग उस पीरियड को नहीं देखें, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आज से 20 साल 25 साल पहले जो है ये जो मैनुअल स्कैवेंजर का काम करते हैं, ये लोग आपका मैला जो है सर पे ढोकते थे, ठीक है। आप कल्पना नहीं कर सकते, अगर आपसे अभी कह दिया जाए कि आप अपनी गंदगी को खुद से साफ करिए, आपसे नहीं होगा। तो वैसे लोगों की डिग्निटी और उनका जो है सस्टेनेबल लाइवलीहुड को देखते हुए, ठीक है, भारत सरकार ने नमस्ते योजना लॉन्च की है कि आप उसको जो है उसकी जान जो है जोखिम में ना पड़े, ठीक है। अगला है किलकारी योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई किलकारी योजना? बताइए आप लोग जिन लोगों ने पढ़ा है तो। किलकारी योजना क्या है जी? नाम से जैसा जाहिर है, किलकारी योजना जाहिर सी बात है ये मदर से जुड़ा होगा, बच्चे से जुड़ा होगा, हेल्थ से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे क्या है किलकारी योजना। द किलकारी प्रोग्राम इज ए मोबाइल बेस्ड सर्विस लॉन्च। ये योजना नहीं कह सकते, एक तरह का प्रोग्राम, ये करो प्रोग्राम है, ये है पोर्टल सर्विस है, मोबाइल बेस्ड, ऑडियो बेस्ड है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि आपको मोबाइल पे एक वॉइस मैसेज आएगा, ठीक है, और उन लोगों को आता है जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं ना प्रेगनेंसी का, कि भाई प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो उनको मोबाइल पे मैसेज आता है, एक ऑडियो मैसेज आता है, ठीक है। इसके लिए एक टर्म भी यूज़ किया जाता है, वो क्या है आपका, इसमें जो है ऑडियो बेस्ड सर्विस एंड हेंस ओवरकम्स लिटरली चैलेंज फॉर रूरल इंडिया। इसमें वो आपको ऑडियो मैसेज आएगा और उसमें बताया जाता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का ये महीना चल रहा है तो आपको ये खाना खाना है, ठीक है, आपको भारी वजन नहीं उठाना है ना, आपको ये काम नहीं करना है, या इस डाइट को लेना है और इस डाइट को अभी आपको अवॉइड करना है। तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका और आने वाला जो बेबी है उसके केयरिंग के लिए जो किलकारी प्रोग्राम है, ठीक है, मोबाइल बेस्ड सर्विस है, इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और ये डिजिटल इनिशिएटिव है किसका? न्यू एक्सपेक्टेंट मदर्स टू इनकरेज देम टू मेक हेल्थियर चॉइस फॉर देयर न्यूबॉर्न केयर बाय डिलीवरिंग मैसेज अबाउट प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर डायरेक्टली टू द बेनिफिशरी, ठीक है। ये बहुत अच्छी योजना है क्योंकि आज भी हमारे देश में पता है कि ज़्यादातर आबादी गाँव में रहती है और महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि प्रेगनेंसी में कौन सा खाना हेल्दी होता है। उसको आयरन के इंटेक ज़्यादा लेना चाहिए, है ना। तो आयरन वाले कैल्शियम वाला हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, इस तरह के फूड, तो उनकी पूरे देखभाल के लिए शुरू किया गया है। और ये जो है वाया इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स IVR जो है इस सिस्टम पे बेस्ड होता है, जिसमें मोबाइल्स पे जो है आपको एक ऑडियो मैसेज आएगा और उस इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसी को कहते हैं किलकारी प्रोग्राम। अगला प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम PIL स्कीम इसको कहते हैं, ठीक है। इसका क्या है भाई, अभी स्टील के क्षेत्र में है ना, स्पेशली स्टील के क्षेत्र में इसको शुरू किया गया था। इनहैंस एक्सपोर्ट्स एंड मिनिमाइजिंग डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स फॉर हाई एंड स्टील। आपको पता है कि स्टील के उत्पादन में भारत को जो है पहले बहुत चैलेंजेस होता था, अब जाके भारत जो है काफ़ी इंडिपेंडेंट बना है। तो बाहर से स्टील को हमको इंपोर्ट ना करे पड़े, हम अपनी कंट्री में इसका प्रोडक्शन करें, उसके लिए शुरू किया गया। इसमें क्या है, लगभग 40,000 करोड़ रुपए जो है खर्च किए गए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना हुआ? लगभग 5.2 लाख जो है रोजगार मिला है। कैपेसिटी एडिशन देखोगे 25 मिलियन टन, समझ लो ना, 25 मिलियन टन। तो आपको याद रखना है कि आपसे पूछ सकता है कि PIL स्कीम क्या है जी, तो इसमें देखो 2-3 चीज़ें और इसके नीचे लिखी होगी।
ये शुरू कब किया गया था कि मार्च 2020 में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च 2020 में किया गया था। और ये बेसिकली शुरू में जो है 3 सेक्टर के लिए शुरू किया गया था। किसके लिए? 3 सेक्टर के लिए शुरू किया है। ये जो है लॉन्च इन मार्च 2020, द स्कीम इनिशियली टारगेटेड 3 इंडस्ट्रीज। एक तो मोबाइल एंड इसका जो कंपोनेंट है उस फील्ड में, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में और मेडिकल डिवाइसेस में, ठीक है ना। तो ये जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इसके बारे में हम लोग देख लिया। अब आपका है पीएम मत्स्य संपदा योजना, ठीक है ना। ये पीएम मत्स्य संपदा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिशरी से है, ठीक है, मछली उत्पादन से संबंधित है पीएम मत्स्य संपदा योजना। आपको दिख रहा है टू इनहेंस द फिश प्रोडक्शन 220, ठीक है, लाख मीट्रिक टन। एएलएमटी का मतलब क्या होता है? लाख, है ना, मीट्रिक टन, ठीक है ना, लाख मीट्रिक टन होता है इसका मतलब। और 2024-25 तक इसका उत्पादन बढ़ाना है, ठीक है। इसमें टोटल जो है 20,000 करोड़ रुपए का क्या क्या जाएगा आने वाले 5 साल में इसमें निवेश किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। और इसके तहत जो है 3477 सागर मित्र इन कोस्टल फिशर। सागर मित्र पता है क्या? सागर मित्र जो है जो कोस्टल इलाके में फिशरी प्रोडक्शन से जुड़े हुए लोग हैं उनको कहते हैं, ठीक है, उनको जो है इसे जोड़ा गया है, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि जो मछुआरे हैं और किसान है, मछुआरे को भी किसानी की कैटेगरी में रखते हैं, उनके इनकम को क्या करना जी? डबल करना उसका उद्देश्य है। तो याद रखना ये जो यहाँ पे 4 कंपोनेंट दिया हुआ क्या? अरे लाख मीट्रिक टन, एलएमटी लाख मीट्रिक टन। कहाँ रहते हो तुम लोग? इतना स्लो मत चलो, तो मैं करंट अफेयर्स में दे रहा हूँ, इतना स्लो में कैसे काम चलेगा? रिवाइज करो, ठीक है। इसको कहते हैं लाख मीट्रिक टन, एलएमटी है ना, इसका एक मेजरमेंट है, वेट में होता है लाख मीट्रिक टन। मछली को जो है लाख मीट्रिक टन में इसको जो है नापते हैं 2024-25 तक। आने वाले 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसानों की जो मछली उत्पादन से जुड़े हुए लोग हैं उसकी इनकम को जो है क्या करना है? डबल करना, ठीक है। और ये क्या है जी? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। देखो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। द प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, ठीक है ना। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड की ऑल द सब कंपोनेंट एक्टिविटीज विल बी इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट यूटीज एंड द कॉस्ट विल बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। याद रखना सेंट्रल सेक्टर का मतलब क्या होता है? वैसी स्कीम जो पूरा खर्च कौन उठाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब होता है जिसमें राज्य सरकार और यूटी और केंद्र सरकार मिलकर के जो है खर्च वहन करेगी। तो याद रखना इसको कहते हैं केंद्रीय क्षेत्रक योजना, जिसमें सारा खर्च जो है केंद्र सरकार उठाएगी। और दूसरा आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड केंद्र प्रायोजित योजना, इसमें जो है यूटी और स्टेट और उसके बाद सेंटर दोनों मिलकर जो है अपना खर्चा जो है अपने हिसाब से इसको बेयर करती है। अम्ब्रेला स्कीम नहीं होता। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब होता है एक से ज्यादा स्कीम, ठीक है ना, एक साथ, तो उसको अम्ब्रेला कहते हैं। इसको कहते हैं ये दोनों, ये तो टाइप्स है स्कीम्स का, ठीक है ना। अगर 2 से या 2 ऑब्जेक्टिव को मिला के कोई स्कीम लॉन्च करते हैं उसको कहते हैं अम्ब्रेला स्कीम, ठीक है। चलो आगे आते हैं बाबू हम लोग। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अब रही नहीं बाबू, खत्म कर दिया गया। बहुत मजेदार किस्सा है। आपको पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में 2-3 चीजें आप लोग जान लो। जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो था स्कीम था, ये 2017 के बजट में जो है पहली बार, ठीक है, इसकी घोषणा की गई थी। और 2018 में, उस समय कौन थे वित्त मंत्री? अरुण जेटली थे। और 2018 में जो है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लागू किया गया। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या था कि आपको पता है कि पहले इलेक्शंस में क्या होता था जी? पहले इलेक्शन में ये होता था कि नगद पैसा लोग लगाते थे, खूब पैसा लगाते थे, ब्लैक मनी होता था, करप्शन का। मान लो मेरे पास करप्शन का पैसा है और अगर मैं वो पैसा मैं जो इलेक्शन में खर्च कर रहा हूँ तो ब्लैक मनी है ना, वो गुंडों से पैसा ले लिया, इनसे ले लिया, एंटी सोशल एलिमेंट्स के पैसे ले लिए। वो पैसा क्या है? डकैती का। वो पैसा जो है अपहरण का है, फिरौती का है, या वो पैसा है जिसपे टैक्स नहीं दिया है, इलीगल तरीके से कमाया गया पैसा है। उस पैसे को इलेक्शन में खर्च करते थे। तो इलेक्शंस में ब्लैक मनी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कि अब जो भी पैसा खर्च होगा, चंदा मिलेगा, वो डिजिटली हम मॉनिटर करेंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा तो सरकार की नजर में रहेगा। तो 2017 में उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उन्होंने घोषणा की कि आने वाले समय में हम लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के तौर पे इलेक्टोरल बॉन्ड योजना लागू करेंगे। और 2018 से इस योजना को लागू किया गया। इस योजना में कोई भी व्यक्ति चुने हुए एसबीआई, ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड सिर्फ एसबीआई बैंक के जो है कुछ चुनिंदा खातों में मिल सकता है, जो पहले से जो है रजिस्टर्ड होता था। उस चुनिंदा खातों में जा करके जो है अपना जो है चंदा ले सकता था। उसमें 1,000, 10,000, 1 लाख इस तरह से जो है उसके मल्टीपल में आप इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकते। एक तरह का पेपर होता था, ठीक है, डिजिटल पेपर, उसमें आप जो है अपना भर करके, डिजिटल नहीं, एक तरह का आप जैसे ड्राफ्ट बनाने जाते हो ना,
उसमें भरते हो पूरा, उसमें आप जो भी डिटेल है भर करके जिस पार्टी को भी देना चाहते हो उस पार्टी को आप चंदा दे सकते हो, लेकिन उसका जो प्राइवेसी सिक्योर रहता था, उसका नाम वाम जारी नहीं किया जाता था, ठीक है ना। वो नाम किसके पास रहता था बेसिकली, अगर देखा जाए बैंक के पास है या जो है उसके पास होता था। बाद में जो आपको ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एक संस्था है भारत में जो खास करके डेमोक्रेसी के लिए इलेक्टोरल के फील्ड में बहुत सारा काम करती है, ठीक है, अवेयरनेस का काम करती है, रिपोर्ट जारी करती है समय समय पे आपके लोकसभा में कितने क्रिमिनल्स हैं, विधानसभा में कितनी क्रिमिनल्स है, या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में महिलाएं कितना चुन के आई हैं, वो सारी चीज़ों पे जारी करते हैं। ADR और कम्युनिस्ट पार्टी CPI इन सब ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर रखा था बहुत लंबे समय तक, और सुनवाई चली, और ये 2024 में ही आपके मार्च महीने, फरवरी में सुनवाई शुरू हुई, और मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट ने बुला के SBI को कहा कि पूरा रिपोर्ट जारी करो कि कितने लोगों ने चंदा दिया है अब तक, ठीक है ना। SBI ने कहा सर हमको समय चाहिए, अभी इतना जल्दी नहीं दे सकते हैं, जैसे ना तब बैंक में जाते थे का मतलब लंच के बाद आना, ठीक है। उसने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा कि लंच के बाद आना, मतलब अभी समय बाद में देंगे, अभी नहीं है मेरे पास। सुप्रीम कोर्ट अभी दोनों तुमको भी हम बताते हैं कि क्या होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट, टाइम दिया और सब कुछ उतने अंदर दिया। पहली बार मैंने देखा कि किसी बैंक को हालत खराब हुई होगी, क्योंकि वो सबको बाहर भेजता है ना भाई, बैंक में किसी काम में चले जाओ, जल्दी काम नहीं करते वो आपका, वो टरकाते हैं। अब हम लोग को नहीं पता क्यों टरकाते हैं। उसमें SBI ने इलेक्शन का इसको सुप्रीम कोर्ट को भी कह दिया कि भाई बाद में करेंगे, अभी बहुत वर्कलोड है सर, बहुत सारा डेटा है, बोला वो सब नहीं जानते, अभी के अभी दो, ठीक है। टाइम दे दिया, और उसके बाद जब दिया तो उसे ये पता चला कि अभी तक जितना सबसे ज़्यादा चंदा मिला है वो किसको मिला है, भारतीय जनता पार्टी को, BJP को मिला है, ठीक है, आधे से भी ज़्यादा, मतलब आई थिंक मोर देन 70-80% के आसपास चंदा मिला था। सेकंड पे कौन सी पार्टी थी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी को चंदा मिला था, ठीक है ना। तो बाद में जब ये जारी हुआ तो पता चला इससे तो चीज़ें गड़बड़ हो रही है, एक खास पार्टी को चंदा मिलेगा बाकी को नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा, दिक्कत करेगा, वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा ना भाई। अभी चुनाव में तो आपने देखा होगा एक पार्टी का तो पूरा खाता ही सीज कर दिया गया इलेक्शन कमीशन ने, कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन से पहले पूरा खाता सीज कर दिया गया है ना। जो भी ग्राउंड हो, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में आपको जानना है ना, ये क्या है, नोटिफाइड बैंक्स आर चूजन। दूसरा है नोटिफाइड, जो SBI बैंक है वो जो है इशू करती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, द डोनर्स बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स यूजिंग ए चेक, डिजिटल पेमेंट इसके द्वारा खरीदता है, ठीक है ना। और इसमें जो है कि अपनी चॉइस की पार्टी को दे सकता है। इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ट्रांसपेरेंसी क्या भाई, क्यों आप प्राइवेसी क्यों रखे हुए हो, कोई भी व्यक्ति चंदा दे रहा है उसका नाम जाहिर होना चाहिए, है ना, उससे तो खतरा भी हो सकता है, कोई दे रहा किसी को नहीं दे रहा, तो पता तो चलना चाहिए कि किस भाई साहब ने कितना करोड़ किस पार्टी को दिया है। वो बड़े बड़े उद्योगपति तो नहीं है, कल को वो फायदा तो नहीं उठाना चाह रहे हैं। बहुत सारी जो है लूप होल से इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया, अब जो है ये स्कीम जो है एग्जिस्ट नहीं करती है। लाया गया था चुनाव सुधार के नाम पे, लेकिन इसके पीछे जो है लूप होल में क्या हो रहा था सबको पता है, ठीक है, तो इसको जो है रद्द कर दिया गया। अगला आपका जाकर के PM किसान सम्मान निधि, ठीक है, ये PM किसान सम्मान निधि आपको पता ही है, यहाँ पे दिख रहा होगा मोदी जी मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं आपको, मोदी सरकार की गारंटी, ठीक है, किसानों का सम्मान। इसमें जो है PM किसान सम्मान निधि योजना जो है ये सबसे पहले शुरू की हुई है, 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया है ये PM सम्मान किसान निधि योजना, ठीक है। और ये जो है PM किसान सम्मान निधि, इसके तहत सेंटर ट्रांसफर अमाउंट ऑफ 6,000 पर ईयर, इसके तहत जो है आपको, ठीक है, 4 महीने पे, है ना, हर 4 महीने पे जो है कितना दिया जाएगा जी, पहले 4 महीने पे दिया 2,000, फिर दूसरा 8वां महीना हो गया जी इसमें 2,000, और लास्ट वाला जो 12वां महीना दिसंबर का उसमें 2,000, ठीक है ना। हर 4 माह पे जो है कितना हो गया टोटल बाबू, साल में 6,000 रुपये जो है किसानों को दिया जाएगा। वो उसमें कोई भी किसान जो है इसका फायदा उठा सकता है, उसमें ये नहीं कि आपके पास जमीन इतनी होनी चाहिए, आपके पास इतनी जमीन होनी चाहिए। हर किसान के लिए PM सम्मान, है ना, निधि जो है योजना लॉन्च की गई। इसके तहत ये फरवरी 2019 में शुरू हुआ है, और इसके तहत हर किसान को जो है 2-2 हज़ार रुपये 4-4 महीने पे टोटल 6,000 रुपये जो है भारत सरकार किसानों को देती है, ताकि वो जो है कुछ खरीद ले, बीज भी जो है जो भी इसकी आवश्यकता है। और ये 100% जो है सेंटर, ठीक है, सेक्टर स्कीम है, 100% फंडिंग जो कौन करता है इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है। चलिए, अच्छा आपके क्लास का समय हो गया बाबू ना, कोई नहीं, आज जो है इतना ही, ठीक है। कल हम लोग फिर आगे का करेंगे, जो गवर्नमेंट स्कीम बच गया इसमें से अगले क्लास में हम लोग पूरा गवर्नमेंट स्कीम खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम लोग जो है पता कहाँ बढ़ेंगे, अब हम लोग फिर उसके बाद बजट और सर्वे में जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग शुरू में बात करेंगे, फिर धीरे धीरे करके इस तरह से करेंगे। तो कल आपका जो रह गया है, अब उसमें जो रह गया आपका बचा हुआ जो गवर्नमेंट स्कीम है, कल उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलो।